दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर एक ऊंची बिल्डिंग से एक कार और एक गेंद दोनों को एक साथ नीचे फेंका जाए तो दोनों में से सबसे पहले जमीन से क्या टकराएगा, कार या गेंद। चलिए एक और सवाल, जब कार और गेंद दोनों को एक साथ नीचे फेंकेंगे तो वो नीचे ही क्यों गिरेंगी, ऊपर धरती को छोड़कर बाहर क्यों नहीं निकल जाएंगी। चलिए एक और सवाल, जब आप कार और गेंद को ऊंची बिल्डिंग से नीचे छोड़ोगे तो क्या वास्तव में कार और गेंद नीचे गिर रहे होंगे या खुद जमीन ऊपर जाकर उनसे टकरा जाएगी। अब मुझे पता है कि ये वाला सवाल आपको जरूर अटपटा लगेगा कि भला जमीन ऊपर कैसे जा सकती है, वो तो चीजें ही ऊपर से नीचे आ रही हैं। लेकिन दोस्तों न्यूटन के हिसाब से तो चीजें नीचे गिर रही हैं, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो कुछ और ही कहा था। आइंस्टीन ने कहा था कि चीजें तो अपनी जगह पर स्थिर रहती हैं, लेकिन धरती ही उनसे जाकर टकरा जाती है। लेकिन भला ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि धरती तो गोल है। अगर धरती के दूसरी साइड में इसी तरह से एक्सपेरिमेंट को किया जाए तो धरती दूसरी साइड में भी चीजों से जाकर टकरा जाएगी, तो इस केस में तो धरती को एक्सप्लोड हो जाना चाहिए। लेकिन धरती तो हमें अपनी ही जगह पर स्थिर लगती है, तो भला कौन सही है, न्यूटन या अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए एक और सवाल, चांद पृथ्वी की परिक्रमा क्यों करता है, ये पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर भाग क्यों नहीं जाता या फिर पृथ्वी से ही क्यों नहीं टकरा जाता। उसी तरह हमारी पृथ्वी सूर्य को छोड़कर स्पेस में क्यों नहीं चली जाती या सूर्य में ही क्यों नहीं गिर जाती। और एक और सवाल, ये ब्लैक होल का इवेंट होराइजन क्या होता है। आपने ये तो सुना होगा कि अगर किसी चीज ने ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार कर लिया तो वो हमेशा के लिए ब्लैक होल में गिर जाएगी और कभी भी वापस नहीं लौट सकती। आखिर उस इवेंट होराइजन पर ऐसा क्या होता है। दोस्तों अभी तक मैंने आपसे जितने भी सवाल पूछे हैं उनसे एक बात तो साफ हो रही है कि ये सब खेल गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का है। लेकिन सवाल ये है कि वास्तव में ग्रेविटी है क्या। दोस्तों मेरा यकीन मानिए कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के बारे में आप जो भी जानते हो, आपकी वो सारी अवधारणाएं इस वीडियो में टूटने वाली हैं। ग्रेविटी वो नहीं जो आप जानते हो, बल्कि ग्रेविटी तो कुछ और ही है। और मेरा यकीन मानिए कि आपको पूरे इंटरनेट पर ग्रेविटी को इतनी आसान भाषा में कोई नहीं समझाएगा। तो चलिए जानते हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को कि ब्रह्मांड आखिर कैसे काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। दोस्तों ग्रेविटी क्या है और ये कैसे काम करती है, इसको समझने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि अगर ग्रेविटी ना होती तो दुनिया का क्या होता। दोस्तों सच तो ये है कि अगर ग्रेविटी ना होती तो हमारी दुनिया कभी बनती ही नहीं। वो ग्रेविटी ही है जिसने तारों को बनाया, ग्रहों को बनाया और आकाश गंगाओं यानी गैलेक्सीज को बनाया। सोचो अगर ग्रेविटी ना होती तो ना कोई ग्रह बना होता, ना कोई तारा बना होता, ना कोई गैलेक्सी बनती और ना ही मैं और आप बनते। और बिना ग्रेविटी के पूरा ब्रह्मांड सिर्फ गैस और धूल के कणों से भरा होता। ग्रेविटी एक अदृश्य धागे की तरह काम करती है जो इस पूरे ब्रह्मांड को बांधे हुए है। सोचो अगर ग्रेविटी सिर्फ 5 सेकंड के लिए गायब हो जाए तो हमारी दुनिया का क्या हाल होगा। दोस्तों सच तो ये है कि अगर ग्रेविटी सिर्फ 5 सेकंड के लिए ही छुट्टी पर चली जाए तो हमारी दुनिया में वो तबाही आएगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 5 सेकंड ये इतने कम लगते हैं, लेकिन इस छोटे से समय अंतराल में दुनिया का हाल पूरी तरह से बदल जाएगा। जैसे ही ग्रेविटी खत्म होगी उसी पल सभी लोग, जानवर, पानी, हवा, धूल, मिट्टी सब चीजें सीधा ऊपर तैरने लगेंगी। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का फ्लो है, ऑर्गन्स का प्रेशर है, वो सीधा ऊपर की ओर शिफ्ट करना शुरू कर देगा। चलती हुई कार, बस, ट्रेन सब हवा में उड़कर ड्रिफ्ट करने लगेंगी। समंदर का पानी ऊपर उठना शुरू कर देगा। ग्रेविटी खत्म होने की वजह से पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स भी फ्री हो जाएंगी, जिससे जमीन में बड़े बड़े क्रैक्स होने लगेंगे। वोल्केनिक एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी। इंसानों की बनाई गई बड़ी बड़ी इमारतें टूटकर बिखर जाएंगी। और जब 5 सेकंड बाद ग्रेविटी वापस आएगी तो जो चीजें हवा में उड़ी थीं वो वापस पूरी रफ्तार से नीचे गिरेंगी। समंदर का पानी जब नीचे आएगा तो वो बड़ी बड़ी लहरों में बदलकर शहरों को निगल जाएगा। दोस्तों हमें एहसास भी नहीं होता कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रेविटी का कितना बड़ा योगदान है। एक बार सोचकर देखो कि बिना ग्रेविटी के क्या आप चल पाते, क्या आप अपनी चाय को कप में डालकर पी पाते।
हम अपनी डेली लाइफ में छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन अगर हम दुनिया को गहराई से ऑब्जर्व करें तो हम पाएंगे कि हमारी दुनिया एक अदृश्य धागे की तरह इस तरह से बंधी हुई है जो हमारे पूरी दुनिया के संतुलन को बनाए हुए है। दोस्तों, ब्रह्मांड में ग्रेविटी तब से है जब से ब्रह्मांड का जन्म हुआ, लेकिन आज से करीब 2500 साल पहले तक लोगों को सिर्फ इतना पता था कि अगर किसी चीज को ऊपर फेंका जाए तो वो नीचे गिरती है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आखिर वो चीजें नीचे क्यों गिरती हैं। उस समय लोग इसको सिर्फ प्राकृतिक घटना समझकर छोड़ देते थे। उस समय इसकी कोई साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं थी और फोर्स नाम का तो कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। बस चीजों का ऊपर से नीचे गिरना एक आम बात थी, जैसे सुबह सूरज का निकलना। उसके बाद आज से करीब 2350 साल पहले एक ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने चीजों के ऊपर से नीचे गिरने को समझाने की कोशिश की और मानव इतिहास में पहली बार एरिस्टोटल ने ग्रेविटी पर अपनी थ्योरी दी। एरिस्टोटल ने बताया कि अगर ऊपर से एक हल्की चीज और एक भारी चीज दोनों को एक साथ छोड़ा जाए तो जमीन पर भारी चीज हल्के ऑब्जेक्ट्स की अपेक्षा जल्दी और तेजी से गिरेगी। और आने वाले 2000 सालों तक दुनिया एरिस्टोटल की थ्योरी को सही मानती रही। एरिस्टोटल का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि लोगों ने उन पर कभी डाउट ही नहीं किया कि उनकी थ्योरी गलत भी हो सकती है। समय आगे बढ़ता रहा और आज से करीब 425 साल पहले इटली में एक वैज्ञानिक पैदा हुए, गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो एक ऐसे आदमी थे जो किसी की बात नहीं मानते थे। वो खुद से एक्सपेरिमेंट करके सच ढूंढने की कोशिश करते थे। गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पीसा के टावर से एक हल्की बॉल और एक भारी बॉल को एक साथ छोड़ा। गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया कि दोनों बॉल एक ही समय पर जमीन पर गिरती हैं। ये देखकर गैलीलियो ने साबित किया कि चीजों के ऊपर से नीचे गिरने की स्पीड का उनके वजन से कोई लेना देना नहीं, चाहे भारी ऑब्जेक्ट हो या हल्का ऑब्जेक्ट हो। अगर दोनों को एक साथ छोड़ा जाए तो दोनों एक साथ ही जमीन पर आएंगे। गैलीलियो के इस कॉन्सेप्ट ने एरिस्टोटल के 2000 सालों से चली आ रही अवधारणा को गलत साबित कर दिया। ये ग्रेविटी को समझने का मानव इतिहास का पहला सॉलिड साइंटिफिक स्टेप था। हालांकि चीजें ऊपर से नीचे क्यों गिरती हैं, इसका जवाब गैलीलियो के पास भी नहीं था। फिर उसके बाद आज से करीब 410 साल पहले जोहानस केपलर नाम के वैज्ञानिक ने प्लैनेट्स का बिहेवियर ऑब्जर्व किया। केपलर ने अपने खुद के नियम बनाए कि प्लैनेट्स के सूर्य के चारों ओर घूमने की स्पीड और उनकी सूर्य से दूरी कैसे रिलेटेड है। केपलर ने सोलर सिस्टम के बारे में 3 नियम दिए, जिनमें पहला नियम था कि प्लैनेट्स सूर्य के चारों ओर सर्किल में नहीं बल्कि इलिप्स में घूमते हैं और इलिप्स के 2 सेंटर होते हैं, जिनमें से सूर्य एक फोकस पर होता है। इसका मतलब है कि प्लैनेट सूर्य के कभी बहुत ज्यादा पास आता है तो कभी बहुत ज्यादा दूर जाता है। ये पहली बार किसी ने साइंटिफिकली प्रूव किया था। केपलर का दूसरा नियम था कि जब प्लैनेट सूर्य के पास से गुजरता है तो वो तेजी से घूमता है और जब प्लैनेट सूर्य से दूर होता है तो वो स्लो घूमता है। और केपलर ने तीसरा नियम दिया कि प्लैनेट सूर्य से जितना ज्यादा दूर होगा उसको सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। जैसे पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 1 साल में पूरी करती है, वहीं जुपिटर को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 12 साल लगते हैं, तो नेपच्यून 165 सालों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। दोस्तों, केपलर ने प्लैनेटरी सिस्टम को लेकर अपने खुद के नियम तो बनाए, लेकिन खुद केपलर के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था कि ये सब क्यों होता है। उन्होंने सिर्फ कैसे होता है ये तो लिख दिया, लेकिन क्यों होता है ये उन्हें भी नहीं पता था। फिर आज से करीब 360 साल पहले की बात है। उस समय इंग्लैंड एक क्राइसिस से गुजर रहा था, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में प्लेग नाम की महामारी तेजी से फैल रही थी। इस वजह से सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी बंद हो गई, जहां 23 साल का एक दुबला पतला लड़का पढ़ता था जो अपने में ही खोया रहता था, जिसका नाम था आइजैक न्यूटन। जब सभी लोग प्लेग से बचने के लिए शहरों से भाग रहे थे तो न्यूटन भी अपने गांव लौट आए। एक दिन न्यूटन अपने घर के बाहर सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी और बादलों के पीछे से धूप उतर रही थी और तभी एक सेब हल्की सी आवाज के साथ उनके पास जमीन पर गिरा। वो सेब को देखते रहे और एक सवाल उनके दिमाग में फ्लैश हुआ कि सेब हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है, वो बादलों में ऊपर क्यों नहीं चला जाता।
ये एक छोटा सा सवाल था, पर इस सवाल ने पूरी विज्ञान को हिला दिया। न्यूटन सोचने लगे कि अगर सेब ऊपर से नीचे गिरता है तो क्या पृथ्वी सेब को नीचे खींच रही है? और अगर धरती सेब को नीचे खींच सकती है तो क्या ये खींचने की फोर्स दूसरी और चीजों पर भी काम करती होगी? न्यूटन ने सोचा कि अगर सेब नीचे गिरता है तो फिर चांद नीचे क्यों नहीं गिर जाता, जबकि चांद तो पृथ्वी के आसपास ही घूमता है। लेकिन स्पेस में गिरना और ऑर्बिट में घूमना, दोनों में क्या फर्क है? न्यूटन के दिमाग में तीसरा सवाल आया कि जो फोर्स सेब को नीचे खींचता है, क्या वही फोर्स चांद को पृथ्वी के ऑर्बिट में बनाए रखता है? दोस्तों, न्यूटन के दिमाग में आए ये सवाल मानव इतिहास के टर्निंग पॉइंट थे, क्योंकि अब विज्ञान की दशा और दिशा दोनों ही बदलने वाली थीं। न्यूटन ने सोचा कि जिस तरह से सेब धरती पर नीचे गिर रहा है, उसी तरह से चांद भी धरती पर नीचे गिर रहा है, लेकिन चांद नीचे गिरने के साथ साथ साइड में भी मूव कर रहा है, जिस वजह से चांद पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। मतलब सेब और चांद दोनों पर ही कोई एक जैसी फोर्स लग रही होगी, लेकिन ये फोर्स यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, बल्कि पृथ्वी से दूरी बढ़ने पर ये फोर्स भी कम हो जाती होगी। मतलब पृथ्वी के पास वाली चीजों पर लगने वाला फोर्स पृथ्वी से दूर वाली चीजों पर लगने वाले फोर्स से ज्यादा होगा। मतलब जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे पृथ्वी की अपनी ओर चीजों को खींचने की शक्ति कम होती जाएगी, और जैसे जैसे पृथ्वी के पास आएंगे, वैसे वैसे पृथ्वी की चीजों को अपनी ओर खींचने की शक्ति बढ़ती जाएगी। और न्यूटन ने कहा कि हर एक चीज, हर एक बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और इस फोर्स को हम गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, न्यूटन ने ग्रेविटी को 23 से 24 साल की उम्र में ही डिस्कवर कर लिया था, लेकिन उन्होंने इसको पब्लिश नहीं किया। लेकिन 15 साल बाद फाइनली साल 1687 में उन्होंने अपनी महान किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका पब्लिश की, जिसमें न्यूटन की ग्रेविटी के लॉ पूरी दुनिया के सामने आए। और न्यूटन ने ग्रेविटी को गणितीय इक्वेशन में बांध दिया, और न्यूटन का ग्रेविटी का फॉर्मूला है F = G m1m2/r²। मुझे उम्मीद है कि आपने इस फॉर्मूला को स्कूल में कभी न कभी जरूर पढ़ा होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि चलो ठीक है कि सर आइजैक न्यूटन के हिसाब से सेब और चंद्रमा दोनों पर एक ही फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटी का। पृथ्वी की ग्रेविटी सेब को भी अपनी ओर खींच रही है और चंद्रमा को भी अपनी ओर खींच रही है, लेकिन चंद्रमा आखिर धरती पर क्यों नहीं गिर रहा? वो पृथ्वी के ऑर्बिट में ही क्यों घूम रहा है? तो इसका जवाब बड़ा ही आसान है। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, जिसे कैनन बॉल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। मान लो ये है हमारी पृथ्वी, और इस पृथ्वी पर ये एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ है। इस पहाड़ के ऊपर हमने एक कैनन लगाई जो एक बॉल को फायर करती है। मान लो अगर कैनन बॉल को कम स्पीड से फायर करती है तो क्या होगा? बॉल कैनन से निकलेगी और आगे बढ़ेगी, लेकिन पृथ्वी की ग्रेविटी बॉल को अपनी ओर खींच लेगी और बॉल जमीन पर गिर जाएगी। लेकिन अगर कैनन बॉल को थोड़ी और तेज स्पीड से फायर करे तो क्या होगा? तो इस केस में बॉल कैनन से थोड़ी और तेज गति से निकलेगी, जिस वजह से वो पहले से ज्यादा दूरी तक ट्रेवल करेगी, लेकिन फाइनली पृथ्वी की ग्रेविटी उसे जमीन पर गिरा ही देगी। और अगर बॉल की स्पीड को थोड़ा और बढ़ाया जाए तो बॉल थोड़ी और दूरी तक तय करेगी। आप देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी की ग्रेविटी बॉल को लगातार अपनी ओर खींच रही है। अगर बॉल में हम थोड़ी स्पीड और दे दें तो बॉल ज्यादा दूरी तक ट्रेवल कर पाती है। इसका कारण है कि पृथ्वी गोल है, इस वजह से बॉल पृथ्वी पर ज्यादा दूरी तक ट्रेवल कर पा रही है। लेकिन क्या होगा अगर हम इस बॉल को थोड़ी और स्पीड से फायर करें? तो दोस्तों, इस केस में पृथ्वी की ग्रेविटी हर पॉइंट पर बॉल को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगी, लेकिन अब बॉल में इतनी स्पीड होगी कि वो पृथ्वी के गोल कर्वेचर की वजह से हर बार जमीन को मिस कर जाएगी। मतलब बॉल तो हर पॉइंट पर पृथ्वी पर गिर रही है, लेकिन बॉल में एक साइडवेज गति भी है जो बॉल को जमीन पर टकराने से पहले ही आगे धकेल देती है, जिससे बॉल पृथ्वी के ऑर्बिट में लगातार घूमती रहेगी, जिसे फ्री फॉल भी कहा जाता है। जिसका मतलब है कि ग्रेविटी लगातार उस बॉल को नीचे गिराती रहेगी, लेकिन वो ऑब्जेक्ट पृथ्वी के कर्वेचर की वजह से हर बार जमीन को मिस कर जाता है। दोस्तों, ठीक इसी तरह से चंद्रमा पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर काटता है और स्पेस में भेजे गए सभी सैटेलाइट्स और स्पेस स्टेशन भी फ्री फॉल हो रहे हैं। और ठीक इसी तरह से हमारी पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं।
दोस्तों अब एक बार के लिए सोचिए कि क्या होगा अगर हम कैनन बॉल थोड़ी और स्पीड से फायर करें। तो इस केस में बॉल इतनी स्पीड से आगे बढ़ेगी कि पृथ्वी की ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश तो करेगी, लेकिन बॉल में इतनी ज़्यादा स्पीड होगी कि वो पृथ्वी की ग्रेविटी को हराकर सीधा अंतरिक्ष में चली जाएगी। यानी बॉल में ज़्यादा स्पीड होने की वजह से वो पृथ्वी के ऑर्बिट में रुकेगी ही नहीं। दोस्तों इसी को एस्केप वेलोसिटी बोला जाता है। एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम स्पीड होती है जिसकी मदद से कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट की ग्रेविटी को हराकर उससे बाहर निकल जाता है। दोस्तों हमारी पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। मतलब अगर आपने किसी बॉल को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंका तो वो हमेशा के लिए धरती को छोड़कर स्पेस में चली जाएगी। अब दोस्तों हर एक प्लैनेट और तारे की अलग अलग एस्केप वेलोसिटी होती है। जिस प्लैनेट या स्टार की जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी तो उसकी उतनी ही ज़्यादा एस्केप वेलोसिटी होगी। दोस्तों आज से करीब 350 साल पहले सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया वो इतना परफेक्ट था कि उससे आप किसी प्लैनेट के ऑर्बिट को कैलकुलेट कर सकते हो, किसी एस्ट्रॉयड या कॉमेट के पाथ को कैलकुलेट कर सकते हो, समुद्र में उठने वाले टाइड्स को कैलकुलेट कर सकते हो। न्यूटन की ग्रेविटी के लॉ से सब कुछ प्रेडिक्ट किया जा सकता है। उस समय पूरी दुनिया सोचती थी कि बस ग्रेविटी का सीक्रेट मिल गया, अब साइंस कंप्लीट हो गई। न्यूटन एक लीजेंड बन चुके थे। आने वाले 200 सालों तक किसी ने भी न्यूटन की बातों पर सवाल उठाने की हिम्मत ही नहीं की। लेकिन आज से लगभग 145 साल पहले जर्मनी के एक शहर उल्म में एक साधारण से परिवार में एक बच्चा पैदा होता है। वो बच्चा दूसरे बच्चों से अलग था। उसने काफी लेट बोलना शुरू किया था। वो एक शांत स्वभाव का लड़का था। टीचर्स तो उसको मंदबुद्धि बोलते थे। पढ़ने में वो बच्चा एवरेज था, लेकिन उस बच्चे के अंदर एक खास बात थी, वो थी जिज्ञासा, हर चीज का जवाब जानने की। दोस्तों वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद अल्बर्ट आइंस्टीन थे। दोस्तों जब अल्बर्ट आइंस्टीन बड़े हुए तो वो स्विस पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की जॉब करने लगे। अल्बर्ट आइंस्टीन की एक खास बात थी, वो थी उनकी इमेजिनेशन। आइंस्टीन अपनी कल्पनाओं में ब्रह्मांड की गहराइयों में खो जाया करते थे। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन ने कल्पना की कि अगर मैं लाइट बीम पर बैठकर प्रकाश की रफ्तार से ट्रेवल करूं तो मुझे दुनिया कैसी दिखाई देगी। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन की इस इमेजिनेशन ने फिजिक्स की जड़ों को हिला दिया। अब मैं आपको जो आगे बताने वाला हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। देखिए न्यूटन ने ग्रेविटी को एक फोर्स बताया जो कि इंस्टेंट यानी तात्कालिक होता है। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लो आपने रस्सी में एक छोर पर एक भारी गेंद को बांधा और रस्सी के दूसरे छोर को पकड़कर आप इस तरह से घूमते हो। तो इस केस में आप देख पा रहे होंगे कि आपने रस्सी कसकर पकड़ रखी है और बॉल आपके चारों ओर घूम रही है। ग्रेविटी इस रस्सी की तरह ही काम करती है जो बॉल को अपनी ओर खींचती रहती है। लेकिन सोचिए घूमते घूमते अचानक से ये रस्सी टूट जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों इस केस में जैसे ही रस्सी टूटेगी वैसे ही बॉल आपके चारों ओर घूमने की बजाय एक सीधी रेखा में आपसे दूर भाग जाएगी। दोस्तों ये घटना तात्कालिक यानी इंस्टेंट होगी। मतलब जैसे ही रस्सी टूटेगी वैसे ही बॉल अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर भाग जाएगी। न्यूटन के हिसाब से ग्रेविटी इसी तरह एक इंस्टेंट फोर्स है जो चीजों को पुल करता है। ध्यान से सुनना, इंस्टेंट यानी तुरंत। अल्बर्ट आइंस्टीन को ये बात हजम ही नहीं हुई कि ग्रेविटी एक इंस्टेंट यानी तात्कालिक फोर्स है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक कल्पना की कि सूर्य से प्रकाश को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अब चूंकि धरती सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो धरती पर न्यूटन की इंस्टेंट ग्रेविटी का फोर्स काम करता है। आइंस्टीन ने सोचा कि क्या होगा अगर सूर्य अचानक से गायब हो जाए। अब न्यूटन की तात्कालिक ग्रेविटी के हिसाब से जैसे ही सूर्य गायब होगा तो सूर्य की ग्रेविटी उसी पल समाप्त हो जाएगी और जैसे रस्सी को छोड़कर बॉल अपने ऑर्बिट को छोड़कर भागने लगी थी, ठीक वैसे ही पृथ्वी भी अपने ऑर्बिट को छोड़कर उसी पल स्पेस में भागने लगेगी। लेकिन सूर्य के गायब होने के बाद सूर्य का जो आखिरी प्रकाश निकलेगा वो पृथ्वी तक 8 मिनट के बाद पहुंचेगा। अब दोस्तों ब्रह्मांड का एक नियम है कि ब्रह्मांड में प्रकाश की रफ्तार से तेज कुछ नहीं चल सकता। ब्रह्मांड में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रकाश की गति से तेज ट्रेवल ही नहीं कर सकती और खुद प्रकाश की भी इस ब्रह्मांड में एक स्पीड लिमिट है जो कि लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है।
अब दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि सूर्य के गायब होते ही पृथ्वी तक ये इन्फॉर्मेशन प्रकाश के पहुंचने से पहले ही कैसे पहुंच गई कि सूर्य गायब हो चुका है और उसकी ग्रेविटी खत्म हो चुकी है, जबकि ब्रह्मांड की सबसे तेज चलने वाली चीज खुद प्रकाश, जो आखिरी प्रकाश सूर्य से निकला था, वो अभी पृथ्वी तक पहुंचा ही नहीं, उससे पहले ही पृथ्वी अपने ऑर्बिट को छोड़कर स्पेस में निकल गई। इस थॉट एक्सपेरिमेंट ने आइंस्टीन के दिमाग को हिला दिया, क्योंकि ये तो एक विरोधाभास बन रहा था, क्योंकि ग्रेविटी के खत्म होने की इंफॉर्मेशन प्रकाश से पहले पृथ्वी पर पहुंच रही है, जो कि ब्रह्मांड के नियम को तोड़ रही है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड का नियम है कि ब्रह्मांड में प्रकाश से तेज कुछ भी नहीं चल सकता। इस थॉट एक्सपेरिमेंट से आइंस्टीन को समझ आ गया कि न्यूटन की ग्रेविटी में कुछ न कुछ झोल है, न्यूटन की ग्रेविटी में कुछ तो मिसिंग है जो इस विरोधाभास को जन्म दे रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड अपना नियम नहीं तोड़ सकता। लेकिन वो मिसिंग चीज आखिर क्या है? इस सवाल ने अल्बर्ट आइंस्टीन की रातों की नींदें उड़ा दी। स्विस पेटेंट के उस छोटे से ऑफिस में बैठे एक मामूली क्लर्क के दिमाग में एक बड़ा सा यूनिवर्स चल रहा था। तभी आइंस्टीन एक घंटी की आवाज सुनते हैं, क्योंकि कोई एलिवेटर से ऊपर आ रहा था। उस मोमेंट पर आइंस्टीन एकदम फ्रीज हो जाते हैं और फिर आइंस्टीन सोचते हैं कि जिस एलिवेटर से वो आदमी ऊपर आ रहा है, अगर उस एलिवेटर के केबल टूट जाएं और वो एलिवेटर फ्री फॉल में नीचे गिरने लगे तो एलिवेटर में बैठे उस आदमी को क्या फील होगा? दोस्तों ये सवाल छोटा लगता है, लेकिन आइंस्टीन की सोच ने इस सवाल को यूनिवर्स चेंजिंग थॉट एक्सपेरिमेंट बना दिया। दोस्तों आइंस्टीन के इस थॉट एक्सपेरिमेंट को आप खुद इमेजिन करो। मान लो कि आप किसी ऊंची बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर हो और एलिवेटर से नीचे आ रहे हो और अचानक एलिवेटर की केबल टूट जाती है और एलिवेटर फ्री फॉल में धरती पर गिरने लगता है। तो इस सिचुएशन में आप फील करोगे कि आप लिटरली फ्लोट कर रहे हो, आपको अपने शरीर का वजन महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि फ्री फॉल की स्थिति में आपकी बॉडी एलिवेटर के फर्श पर कोई दबाव ही नहीं डालेगी। आप देखोगे कि आपके आसपास कागज, किताबें और आप खुद सब तैर रहे हैं। यानी एलिवेटर जब फ्री फॉल में गिरेगा तो आप एलिवेटर के अंदर कोई भी फोर्स फील नहीं करोगे, लिटरली आप जीरो ग्रेविटी फील करोगे। मतलब फ्री फॉल की स्थिति में ग्रेविटी का असर खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों मानकर चलिए कि ब्रह्मांड में आप जो भी चीजें देखते हो वो गायब हो जाएं, धरती, चंद्रमा, सूर्य, यहाँ तक कि सभी गैलेक्सी भी। मतलब ब्रह्मांड में जो भी चीजें ग्रेविटी पैदा करती हैं वो गायब हो जाएं और आप इस सुनसान ब्रह्मांड में अकेले बचे हो। अब चूंकि ब्रह्मांड में कोई ग्रेविटी है ही नहीं, तो इस सिचुएशन में आप अपने आप को बिल्कुल वेटलेस फील करोगे, ठीक वैसे ही जैसे आप उस फ्री फॉल में गिरते हुए एलिवेटर में फील कर रहे थे। आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना और कड़ियों को जोड़ते जाना। फ्री फॉल में एक एलिवेटर ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिर रहा है और उसमें मौजूद आपको एलिवेटर का फ्लोर फील ही नहीं हो रहा, क्योंकि आप एलिवेटर के फ्लोर पर कोई फोर्स नहीं लगा पा रहे। अब सोचिए दूसरा सिनेरियो कि ब्रह्मांड में कोई भी ग्रेविटी नहीं है और आप स्पेस में फ्री फ्लोट कर रहे हो। अब मान लो कि आप फ्री फ्लोट की स्थिति में एक एलिवेटर के अंदर हो, तो दोस्तों इन दोनों ही सिनेरियो में आपको एक जैसा फील होगा, जीरो ग्रेविटी। आखिर क्यों? फ्री फॉल की स्थिति में आपके लिए पृथ्वी वाली ग्रेविटी आखिर कहाँ गायब हो गई? जैसे ही एलिवेटर धरती की सतह से टकराएगा तो आपको अपना वजन फील होने लगेगा। आप देखोगे कि आप अपने पैरों से एलिवेटर के फ्लोर पर फोर्स लगा रहे हो। जैसे ही एलिवेटर धरती से टकराएगा तो आप ग्रेविटी को फील करोगे, ऐसा लगेगा जैसे आपके लिए ग्रेविटी वापस आ गई है। अब चलिए दूसरे सिनेरियो की ओर। मान लो जो एलिवेटर स्पेस में फ्लोट कर रहा है वो अचानक से ऊपर की ओर एक्सेलरेट करने लगे। तो इस सिनेरियो में होगा ये कि जैसे ही एलिवेटर ऊपर की ओर एक्सेलरेट करेगा तो एलिवेटर का फ्लोर आपके पैरों से टकराएगा और आपके पैरों पर फोर्स लगाते हुए आपको ऊपर की ओर धकेलेगा। आपको लिटरली ये फील होगा मानो आप एलिवेटर के फ्लोर पर अपने पैरों से फोर्स लगा रहे हो। एलिवेटर के अंदर आपको अपना वजन फील होने लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे आपके लिए ग्रेविटी आ गई हो।
ये फोर्स ठीक वैसा ही होगा जैसे आप किसी बस में बैठे हो और बस आगे की ओर एक्सेलरेट कर रही है तो आप पर पीछे की ओर एक धक्का लगता है। दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग स्पीड और एक्सेलरेशन में कंफ्यूज्ड रहते हैं। अगर आपने एक्सेलरेशन को समझ लिया तो समझो आपने ग्रेविटी को समझ लिया। देखिए, अगर कोई कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो ये उस कार की स्पीड यानी वेलोसिटी हुई। लेकिन ये कार कभी न कभी रेस्ट में भी थी। उस समय कार की रफ्तार 0 किलोमीटर प्रति घंटा थी, मतलब विराम अवस्था। अब जैसे ही आपने गैस पेडल दबाया वैसे ही कार आगे की ओर बढ़ने लगती है। अब कैच ये है कि गैस पेडल के दबाते ही कार इंस्टेंट 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नहीं भागेगी, बल्कि वो धीरे धीरे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ेगी। जैसे वो 0 से शुरू होकर पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर पहुंचेगी, फिर 20, 30, 40, 50 और धीरे धीरे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब जितने समय तक कार की रफ्तार फाइनल स्पीड यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचने में बढ़ती जाएगी, उतने समय तक कार एक्सेलरेट करेगी। उसके बाद कार एक कांस्टेंट स्पीड यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने लगेगी। अब दोस्तों एक्सेलरेशन ज्यादा होगा या कम, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कार कितनी जल्दी अपनी फाइनल स्पीड तक पहुंचती है। अब दोस्तों एक बात ध्यान से सुनिए, जितने समय तक कार एक्सेलरेट करेगी उतने समय तक आप पीछे की ओर एक धक्का महसूस करेंगे। अगर कार का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो आप पर लगने वाला धक्का भी ज्यादा होगा, और अगर एक्सेलरेशन कम होगा तो आप पर लगने वाला धक्का भी कम होगा। अब दोस्तों वापस आते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के एलिवेटर पर। जो एलिवेटर स्पेस में फ्री फ्लोट कर रहा था, अगर वो ऊपर की ओर एक्सेलरेट करने लगे तो एलिवेटर का फ्लोर आपके पैरों पर धक्का लगाएगा, या यूं कहें कि आपके पैर एलिवेटर के फ्लोर पर फोर्स लगाएंगे। अब दोस्तों अगर एलिवेटर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर एक्सेलरेट करे तो आपके पैर एलिवेटर के फ्लोर पर ठीक उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना फोर्स आपके पैर धरती पर खड़े होकर लगाते हैं। इसका मतलब समझ पा रहे हो कि ग्रेविटी कुछ और नहीं बल्कि खुद एक्सेलरेशन है। इस थॉट एक्सपेरिमेंट ने अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग को हिलाकर रख दिया और उनके मुंह से सिर्फ एक ही वाक्य निकला, एक्सेलरेशन और ग्रेविटी अलग अलग नहीं बल्कि एक ही चीज है। Acceleration and gravity are the same thing. अब अल्बर्ट आइंस्टीन को ये बात तो समझ आ गई कि ग्रेविटी कोई फोर्स तो नहीं है, बल्कि ग्रेविटी एक इल्यूजन है, एक भ्रम, एक छलावा है जो फोर्स की तरह बिहेव तो करती है पर है नहीं। और अल्बर्ट आइंस्टीन के इस थॉट एक्सपेरिमेंट ने न्यूटन के सदियों से चले आ रहे ग्रेविटी के नियम को चुनौती दे दी। न्यूटन ने ग्रेविटी को एक फोर्स बताया था, लेकिन आइंस्टीन के हिसाब से ग्रेविटी कोई फोर्स है ही नहीं। अब दोस्तों ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है तो सवाल अब भी वही है कि ग्रेविटी आखिर है क्या। तो ग्रेविटी को जानने के लिए एक बार फिर से उसी एलिवेटर में चलिए जो खाली स्पेस में फ्री फ्लोट कर रहा है, जहां कोई ग्रेविटी नहीं है। मान लीजिए कि एलिवेटर में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इस सिचुएशन में आप एलिवेटर में फ्री फ्लोट करोगे। अब अगर आप एक बॉल को सामने फेंकें तो वो बॉल एक सीधी लाइन में चलकर एलिवेटर की सामने वाली वॉल से टकरा जाएगी। अब दोस्तों आपको बॉल के ट्रेवल करने का जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगा, लेकिन अब मानकर चलिए कि एलिवेटर ऊपर की ओर एक्सेलरेट करने लगे और अब आप उसी बॉल को सामने की ओर फेंकें, तो इस केस में भी बॉल तो अपने उसी पाथ में ट्रेवल करेगी एक स्ट्रेट लाइन में। लेकिन अगर आपके नजरिए से देखा जाए तो आपको बॉल का पाथ कर्व होते हुए दिखाई देगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बॉल तो अपनी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कर रही थी, लेकिन खुद एलिवेटर ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा था, तो एलिवेटर का फ्लोर ही जाकर बॉल से टकरा गया। लेकिन आपके नजरिए से तो ऐसा ही लगेगा कि आपने बॉल सामने फेंकी, लेकिन एक कर्व पाथ में चलकर बॉल नीचे गिर गई। अब सोचकर देखिए कि अगर आप पृथ्वी पर बॉल को सामने की ओर फेंकें तो पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से भी तो पृथ्वी पर बॉल आगे बढ़ते हुए इसी तरह का पाथ बनाती है। अब दोस्तों सोचकर देखिए कि बॉल की जगह आपके हाथ में एक टॉर्च लाइट लगी हो तो क्या होगा। अगर मानकर चलिए कि लिफ्ट में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, लिफ्ट केवल खाली स्पेस में फ्री फ्लोट कर रही है, तो इस केस में जब आप टॉर्च लाइट को ऑन करोगे तो उससे निकलने वाली लाइट बीम आपको स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए एलिवेटर की वॉल से टकराते हुए दिखाई देगी।
लेकिन अगर एलिवेटर ऊपर की ओर एक्सेलरेट करने लगे तो आपको वही लाइट बीम बेंड होते हुए नजर आने लगेगी, मानो लाइट बीम एक कर्व पाथ को फॉलो कर रही हो। अब दोस्तों आप यहाँ पर एक तर्क दे सकते हो कि चलो माना एलिवेटर में बॉल के ट्रेवल करने का पाथ और पृथ्वी पर बॉल के ट्रेवल करने का पाथ बिल्कुल एक जैसा होगा, लेकिन अगर हम पृथ्वी पर किसी टॉर्च लाइट को ऑन करें तो पृथ्वी पर टॉर्च से निकलने वाला लाइट बीम हमें कर्व पाथ में ट्रेवल करते हुए दिखाई क्यों नहीं देता? तो दोस्तों इसका जवाब बड़ा ही सिंपल है। मानकर चलो कि एलिवेटर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर एक्सेलरेट करे, तो दोस्तों ये एक्सेलरेशन ठीक उतना ही होगा जितना पृथ्वी की ग्रेविटी है। इस केस में लाइट बेंड तो होगी, लेकिन वो इतनी बेंड नहीं होगी कि हम लाइट के कर्वेचर को फील कर पाएं। याद है ना एस्केप वेलोसिटी? जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगर कोई भी चीज 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंकी जाए तो वो पृथ्वी की ग्रेविटी को चकमा देकर स्पेस में चली जाएगी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश की गति तो पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी से कई गुना ज्यादा है। प्रकाश वैक्यूम में अप्रॉक्स 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल करता है। तो आप खुद ही सोचिए कि क्या पृथ्वी की ग्रेविटी लाइट पर कोई असर डाल पाएगी? दोस्तों पृथ्वी की ग्रेविटी लाइट को बेंड करने की कोशिश तो करेगी, लेकिन वो कर्वेचर इतना नहीं होगा कि हम उसे अपनी आंखों से फील कर पाएं। लेकिन दोस्तों अगर हम एलिवेटर के एक्सेलरेशन को कई गुना बढ़ाते जाएं, तो जैसे जैसे एलिवेटर का एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमें लाइट भी एक कर्व पाथ फॉलो करते हुए दिखाई देने लगेगी। क्या आप समझ पा रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब ये तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ही ग्रेविटी है, मतलब जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना ही प्रकाश बेंड होगा, मतलब जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी वो उतना ही ज्यादा प्रकाश को बेंड करेगी। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा। अब दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए कि अगर एक्सेलरेशन ही ग्रेविटी है तो ये तो हम जानते हैं कि एलिवेटर ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, इसलिए एलिवेटर के अंदर हमें ग्रेविटी का एहसास होता है। लेकिन पृथ्वी तो ऊपर की ओर एक्सेलरेट नहीं कर रही, फिर हमें पृथ्वी पर ग्रेविटी का एहसास क्यों होता है? तो दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें इस सवाल का बड़ा ही मजेदार जवाब दिया कि पृथ्वी पर हमें ग्रेविटी इसलिए फील होती है क्योंकि खुद स्पेस टाइम ही पृथ्वी की ओर खींचा चला आता है। अब ये क्या भला है? दोस्तों ग्रेविटी वास्तव में क्या है और ये कैसे काम करती है, इसको समझने से पहले आपको स्पेस को समझना होगा। दोस्तों स्पेस एक रंगमंच की तरह है जहां यूनिवर्स अपने करतब दिखाता है। जिस तरह से बिना रंगमंच के जादूगर अधूरा है, उसी तरह से बिना स्पेस के यूनिवर्स अधूरा है। जादूगर को अपनी जादू दिखाने के लिए रंगमंच की जरूरत होती है, जिसे हम स्टेज बोलते हैं। जादूगर के इस रंगमंच में कई ऐसे सीक्रेट्स छिपे होते हैं जो दर्शकों को नजर नहीं आते। उस रंगमंच पर जादूगर उन सीक्रेट्स का फायदा उठाकर अपने जादू के करतब दिखाता है और लोगों को एंटरटेन करता है। अगर देखा जाए तो जादूगर का असली जादू उस स्टेज के बैक एंड में छिपा होता है जिसे लोग सामने से नहीं देख पाते। दोस्तों खुद ब्रह्मांड भी एक बहुत बड़ा जादूगर है और ब्रह्मांड रूपी जादूगर को अपनी जादू दिखाने के लिए एक रंगमंच यानी एक स्टेज की जरूरत पड़ती है, और ब्रह्मांड का रंगमंच खुद स्पेस है। दोस्तों जब भी मैं स्पेस बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? क्या कोई खाली जगह आती है? चलिए स्पेस को इमेजिन करते हैं। मान लो कि अभी आप अपने आसपास जो भी देख रहे हो वो एक एक करके सब कुछ गायब होता जाता है। आपके सामने जो गाड़ी खड़ी है वो गायब हो जाती है, घर गायब हो जाता है, आसपास के पेड़ पौधे गायब हो जाते हैं, आसमान में उड़ने वाले जहाज गायब हो जाते हैं, और जिस धरती पर आप खड़े हो वो भी गायब हो जाती है, और हमारा सूर्य भी गायब हो जाता है। अब आपको अपने आसपास क्या दिखाई देगा? आप देख पाओगे कि ब्रह्मांड असंख्य तारों से भरा पड़ा है। चलिए मानकर चलते हैं कि वो भी गायब हो जाते हैं। ब्रह्मांड का आखिरी तारा तक गायब हो जाता है। ब्रह्मांड में अब कोई गैलेक्सी नहीं, कोई आकाशीय पिंड नहीं, और इस सुनसान ब्रह्मांड में सिर्फ आप अकेले बचे हो और पूरा ब्रह्मांड अंधेरे से भरा हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप अपने आसपास क्या देखोगे? क्या आप कोई खाली जगह देखोगे? नहीं। अब आप अपने आसपास जो भी देखोगे वो स्पेस होगा, और आपको बता दूं कि खुद स्पेस कोई खाली जगह नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि स्पेस अपने आप में एक फिजिकल एंटिटी है।
जिस तरह से आप पानी को छू सकते हो उसी तरह आप स्पेस को भी छू सकते हो, लेकिन बस फर्क ये है कि जब आप पानी को छूते हो तो आपको पानी फिजिकल फॉर्म में फील होता है कि आप पानी को टच कर रहे हो। इसका कारण ये है कि हमारे शरीर की जो लिमिटेशन है वो हमारी 3D दुनिया तक ही सीमित है, यानी हम अपनी दुनिया को 3 डायमेंशंस में महसूस करते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इन तीनों डायमेंशंस में हम कहीं भी आ जा सकते हैं और तीनों डायमेंशंस को हम अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। आप अपने आसपास जो भी फिजिकल चीजें देखते हो वो सभी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हैं, चाहे कोई बॉल हो, एरोप्लेन हो, पहाड़ हो या खुद हम इंसान, सब के सब 3D दुनिया में बने हुए हैं। यहाँ तक कि खुद पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद 3D स्ट्रक्चर हैं। ब्रह्मांड का छोटे से छोटा कण यानी एक इलेक्ट्रॉन तक एक 3D स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों, हम इस 3D दुनिया में जितनी भी चीजें देखते हैं उन सब के टच को हम फिजिकली फील कर सकते हैं, लेकिन स्पेस वो तो अपने आप में एक चौथी डायमेंशन है जिसके अंदर हमारी ये 3D दुनिया काम करती है। अब चूंकि स्पेस एक हायर डायमेंशन है और हमारे भौतिक शरीर के सेंसेज केवल 3D दुनिया तक ही सीमित हैं, इसीलिए हम स्पेस को छू तो सकते हैं लेकिन हम स्पेस की फिजिकल फॉर्म को महसूस नहीं कर पाते। अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी है तो उसकी एंडिंग में एक सीन है जिसमें फिल्म का मेन कैरेक्टर जिसका नाम कूपर है वो एक ब्लैक होल के अंदर गिरता है और एक टेसरेक्ट में पहुंच जाता है। वो टेसरेक्ट एक 5 डायमेंशनल दुनिया थी जिसमें कूपर स्पेस टाइम को फिजिकल रूप में देखता है। जिस तरह से हम अपनी 3D दुनिया में चीजों को छू सकते हैं उसी तरह कूपर लिटरली उस 5 डायमेंशनल दुनिया में स्पेस टाइम को फिजिकल रूप में छू सकता है। कूपर ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि वो 5वें डायमेंशन में रहकर चौथे डायमेंशन को कंट्रोल कर रहा था। अगर हम अपनी बात करें तो हम एक 4 डायमेंशनल दुनिया में रहते हैं जिसमें रहकर हम केवल 3 डायमेंशंस को ही कंट्रोल कर सकते हैं। उसी तरह कूपर 5 डायमेंशनल दुनिया में रहकर चौथी डायमेंशन स्पेस टाइम को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन दूसरी साइड में कूपर की बेटी मौजूद थी जो कि 4 डायमेंशनल दुनिया में थी हमारी तरह। तो कूपर तो अपनी बेटी को देख पा रहा था लेकिन उसकी बेटी को हायर डायमेंशन का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी बेटी को लग रहा था कि उसके आसपास कोई भूत है जो उसे दिखाई नहीं दे रहा। उसी तरह से स्पेस हमारे आसपास है लेकिन उसे हम छू नहीं सकते क्योंकि स्पेस एक हायर डायमेंशन की चीज है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्पेस अपने आप में एक चौथी डायमेंशन नहीं बल्कि स्पेस और टाइम दोनों मिलकर एक चौथी डायमेंशन बनाते हैं जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। अब ये स्पेस टाइम क्या है इसको हम वीडियो में आगे जानेंगे, उससे पहले स्पेस को समझते हैं। अब जैसा कि आप जान पाए होंगे कि स्पेस तो एग्जिस्ट करता है जो अपने आप में कोई खाली चीज नहीं है, बस हमारी लिमिटेशन है कि हम स्पेस को फिजिकल रूप में टच नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये स्पेस अपने आप में एक मजेदार चीज है। जिस तरह से हमारी 3D दुनिया में चीजों की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे पानी, आप पानी को जिस कंटेनर में रखोगे वो उसी की शेप ले लेगा। पानी में अगर आप कोई पत्थर मारो तो उसमें रिपल्स बनने लगेंगे। पानी को आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों इसी तरह स्पेस की भी अपनी खुद की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे आप स्पेस को ट्विस्ट कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, इसमें रिपल्स पैदा कर सकते हो, स्पेस को आप बेंड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों स्पेस को यूनिवर्स में केवल मास और एनर्जी ही कंट्रोल कर सकती हैं और अल्बर्ट आइंस्टीन की इक्वेशन E = mc² के हिसाब से मास और एनर्जी दोनों एक ही चीज हैं। उम्मीद है कि आप स्पेस को समझ पा रहे होंगे। स्पेस वो रंगमंच है जिसमें ब्रह्मांड रूपी जादूगर खगोलीय पिंडों को फैलाकर जादू दिखाता है। ब्रह्मांड में हमें तारे, ग्रह और गैलेक्सीज तो दिखाई देती हैं, लेकिन इन सब के बीच स्पेस एक बैक स्टेज की तरह काम करता है। जादूगर को अपना जादू दिखाने के लिए स्टेज की जरूरत है और ब्रह्मांड को अपना करतब दिखाने के लिए स्पेस की जरूरत है। चलिए अब जानते हैं कि ये स्पेस टाइम क्या होता है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अभी कहां पर हो तो हो सकता है कि आपका जवाब हो कि मैं अभी अपने रूम में हूं या इस सिटी में हूं, तो वो एड्रेस स्पेस में कहीं ना कहीं जरूर एग्जिस्ट करता है। अगर आप कहो कि मैं पृथ्वी पर हूं तो दोस्तों स्पेस में पृथ्वी का भी कोई ना कोई एड्रेस है जहां पर अभी हमारी पृथ्वी मौजूद है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अभी कहां पर हो तो आपका जो भी एड्रेस होगा वो स्पेस के किसी न किसी पॉइंट पर जरूर एग्जिस्ट करता है।
एग्जाम्पल के लिए अगर आप कहो कि मैं अभी दिल्ली में हूँ, तो दोस्तों गौर से सुनना। आपने अपने एड्रेस में मुझे दो चीजें बताई हैं। पहली, उस जगह के कोऑर्डिनेट्स यानी स्पेस के किस पॉइंट पर दिल्ली मौजूद है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी दुनिया 3 डायमेंशनल है, तो स्पेस के इन तीनों डायमेंशंस में किस पॉइंट पर दिल्ली मौजूद है, पहली चीज तो आपने ये बताई। दूसरी चीज आपने बताई समय, यानी आप अभी के समय में दिल्ली में हो। अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 1 साल पहले कहाँ थे, तो दोस्तों इस बार आप 1 साल पहले जहाँ होंगे उस जगह का एड्रेस बताओगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आज सुबह कहाँ थे या कल दोपहर कहाँ थे, तो हो सकता है कि आज सुबह आप अपने घर पर हों और कल दोपहर आप अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में हों। मेरे कहने का मतलब है कि आपके एड्रेस में हमेशा 2 चीजें रहेंगी। पहली, आपके द्वारा बताया गया एड्रेस 3 डायमेंशनल स्पेस के किन कोऑर्डिनेट्स पर पड़ता है, और दूसरा किस समय पर पड़ता है, यानी टाइम। कहने का मतलब स्पेस और टाइम 2 अलग अलग चीजें नहीं बल्कि एक ही चीज हैं, जिसे स्पेस टाइम बोला जाता है, और ये स्पेस टाइम ही चौथी डायमेंशन है। जैसे मानकर चलो कि आप आधा घंटा पहले अपने घर पर थे और आधे घंटे के बाद भी आप अपने घर पर ही हो, तो इस सिनेरियो में आपने स्पेस की 3 डायमेंशन में तो ट्रेवल नहीं किया, लेकिन आपने समय में ट्रेवल जरूर किया, यानी समय में आपने अपने घर पर आधा घंटा जरूर बिताया। और अगर मानकर चलें कि आप 1 घंटा पहले मार्केट में थे और 1 घंटे के बाद अभी आप अपने घर पर हो, तो इस केस में आपने स्पेस में भी ट्रेवल किया और समय में भी ट्रेवल किया। समय जिसको गुजरता हुआ हम महसूस तो करते हैं, लेकिन समय को हम देख नहीं सकते, क्योंकि स्पेस और टाइम एक 4th डायमेंशन है। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम हर पल स्पेस और टाइम दोनों में ट्रेवल कर रहे हैं। जैसे अगर आप कहो कि आप आधा घंटा पहले भी घर पर थे और अभी भी घर पर हो, तो ये गलत है, क्योंकि आप पृथ्वी के रेस्पेक्ट में बता रहे हो। बल्कि सच्चाई ये है कि खुद पृथ्वी आपको लेकर हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पेस टाइम में ट्रेवल कर रही है, और खुद हमारा सूर्य पृथ्वी को लेकर स्पेस टाइम में ट्रेवल कर रहा है, और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी हमारे सूर्य को लेकर स्पेस टाइम में ट्रेवल कर रही है। अब दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये स्पेस बड़ा ही फ्लेक्सिबल है और स्पेस टाइम को मास और एनर्जी के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। अब मास और एनर्जी स्पेस टाइम को कैसे कंट्रोल करते हैं, चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों ये एक रबर सीट है, इसको आप स्पेस टाइम मानकर चलो। अब आप इस रबर सीट पर जो भी मास रखोगे वो इस रबर सीट में अंदर धंस जाएगा और एक कर्व बना देगा। जितना भारी ऑब्जेक्ट आप इस रबर सीट पर रखोगे वो उतना ही ज्यादा सीट को बेंड कर देगा। दोस्तों स्पेस टाइम में भी कुछ इसी तरह से होता है। स्पेस टाइम में मौजूद भारी ऑब्जेक्ट्स जैसे कि स्टार या प्लैनेट्स स्पेस टाइम को इसी तरह से मोड़ देते हैं। जब आप रबर सीट पर एक बड़ी बॉल रखते हो और उसके चारों ओर छोटी बॉल्स रोल कराते हो, तो वो छोटी बॉल्स सीट में आई कर्व को फॉलो करते हुए बड़ी बॉल के अराउंड घूमने लगती हैं। ठीक इसी तरह से किसी तारे के द्वारा स्पेस टाइम में आई कर्वेचर को फॉलो करते हुए प्लैनेट्स उसके चक्कर लगाते हैं। दोस्तों कहने का मतलब है कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं बल्कि स्पेस टाइम में आया कर्वेचर है, और प्लैनेट्स ग्रेविटी की वजह से नहीं बल्कि स्पेस टाइम में आए इस कर्वेचर की वजह से सूर्य के चक्कर लगाते हैं, और चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो ये रबर सीट वाला एक्सपेरिमेंट स्पेस टाइम और ग्रेविटी को सही से एक्सप्लेन करता है, लेकिन ये अधूरा सच है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में हम स्पेस टाइम को सिर्फ 2D में देख रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि स्पेस टाइम तो हमारे चारों ओर 3D में फैला हुआ है। अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो एनिमेशन देख रहे हो वो स्पेस टाइम का 3D एनिमेशन है, और रियलिटी में कोई भी स्टार या प्लैनेट स्पेस टाइम को हर एक दिशा से बेंड करता है। आप इसमें नोटिस कीजिए कि स्पेस टाइम चारों ओर से बेंड होकर सेंटर की ओर स्क्वीज होता जा रहा है। दोस्तों एक्चुअल ग्रेविटी यही है, स्पेस टाइम में आया कर्वेचर। स्पेस टाइम में आए कर्वेचर की वजह से मैं, आप और दुनिया में मौजूद सभी चीजें धरती के एक्सेलरेशन को फील करती हैं, और हमें ऐसा महसूस होता है कि पृथ्वी हमें सेंटर की ओर खींच रही है, जबकि खुद स्पेस टाइम सेंटर की ओर स्क्वीज हो रहा है। यही ग्रेविटी है, या यूं कहें कि हमारी धरती स्पेस टाइम में एक्सेलरेट करते हुए खुद चीजों से जाकर टकरा रही है, ना कि चीजें धरती पर गिर रही हैं। लेकिन धरती हमें एक ही जगह पर स्थिर इसलिए लगती है क्योंकि ग्रेविटी का ये सब खेल एक चौथी डायमेंशन में चल रहा होता है, जिसे हम देख ही नहीं सकते।
हमारी सोच 3 डायमेंशन की है, इसीलिए हमें लगता है कि अगर धरती चारों दिशाओं से एक्सेलरेट कर रही है तो धरती को एक्सप्लोड कर जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में धरती 3 डायमेंशन में नहीं बल्कि चौथी डायमेंशन में एक्सेलरेट कर रही है और हम उसी चौथी डायमेंशन के एक्सेलरेशन को फील करते हैं। न्यूटन ने ग्रेविटी को हमारी 3D दुनिया के हिसाब से एक्सप्लेन किया, लेकिन आइंस्टीन ने ग्रेविटी को चौथी डायमेंशन के हिसाब से एक्सप्लेन किया। इसी वजह से हमें न्यूटन की ग्रेविटी को समझना आसान लगता है और आइंस्टीन की ग्रेविटी की थ्योरी हमें कंफ्यूज करती है। तो वास्तव में सच तो ये है कि स्पेस टाइम में चीजें रेस्ट में होती हैं, जबकि खुद धरती ही उनसे जाकर टकरा जाती है। लेकिन ये सब खेला चौथी डायमेंशन में हो रहा होता है, इसीलिए हम केवल स्पेस टाइम के कर्वेचर को ही फील कर पाते हैं, ना कि स्पेस टाइम में धरती को एक्सेलरेट होते हुए देख पाते हैं। इसीलिए आइंस्टीन ने ग्रेविटी को एक फोर्स ना बोलकर स्पेस टाइम का कर्वेचर बताया। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन को कैसे पता चला कि मास स्पेस टाइम को कर्व कैसे कर देता है, जबकि स्पेस टाइम को तो हम देख ही नहीं सकते। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने जाना कि अल्बर्ट आइंस्टीन के थॉट एक्सपेरिमेंट में जो एलिवेटर स्पेस में फ्री फ्लोट कर रहा था, जब उसका एक्सेलरेशन बढ़ाया जाता है तो लाइट एक कर्व पाथ फॉलो करते हुए दिखाई देती है। एलिवेटर का जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा लाइट उतनी ही ज्यादा बेंड होगी, यानी स्पेस में जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा वो उतना ही ज्यादा स्पेस टाइम को कर्व करेगा। और ब्रह्मांड में लाइट तो एक सीधी रेखा में ही चलती है। लाइट किसी प्लैनेट या स्टार के पास से होकर गुजरती है तो लाइट स्पेस टाइम के कर्वेचर को फॉलो करते हुए हमें मुड़ती हुई दिखाई देती है। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्पेस टाइम के कर्वेचर की बातें सिर्फ हवा में ही नहीं कही, बल्कि उन्होंने इस चीज को गणितीय रूप से साबित भी किया है। आइंस्टीन के हिसाब से ग्रेविटी कुछ और नहीं बल्कि जियोमेट्री है जो स्पेस टाइम के कर्वेचर से पैदा होती है। और आइंस्टीन के इस एक्सप्लेनेशन ने उस विरोधाभास का भी जवाब दे दिया कि अगर सूर्य अचानक से गायब हो जाए तो सूर्य के गायब होने के बाद पृथ्वी तक प्रकाश तो 8 मिनट के बाद ही पहुंचेगा, लेकिन सूर्य की ग्रेविटी का असर तुरंत खत्म हो जाएगा और पृथ्वी सूर्य के ऑर्बिट से तुरंत बाहर निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी के खत्म होने की कोई इंफॉर्मेशन पृथ्वी तक ट्रेवल नहीं कर रही, बल्कि सूर्य के गायब होते ही खुद स्पेस टाइम का कर्वेचर ही खत्म हो गया और यहाँ पर ब्रह्मांड का कोई भी नियम नहीं टूटा। दोस्तों साल 1907 में पहली बार आइंस्टीन के दिमाग में ये ख्याल आया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं बल्कि एक जियोमेट्रिक इफेक्ट हो सकता है। और साल 1915 वो साल था जब आइंस्टीन ने अपनी ग्रेविटी की ये थ्योरी दुनिया के सामने रखी। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्पेस टाइम के कर्वेचर की अपनी थ्योरी तो दे दी, लेकिन उनकी इस थ्योरी ने विज्ञान जगत को हिलाकर रख दिया, क्योंकि पिछले 200 सालों से लोग न्यूटन की ग्रेविटी को जानते थे, जो समझने में आसान भी थी और प्रैक्टिकल भी लगती है। लेकिन आइंस्टीन के स्पेस टाइम के कर्वेचर की ये थ्योरी उस समय के वैज्ञानिकों को भी समझ नहीं आई और किसी को भी ये बात हजम नहीं हुई कि स्पेस टाइम नाम की भी कोई अदृश्य चीज है जो बेंड भी हो सकती है। अब उस समय के वैज्ञानिकों के पास सवाल ये था कि आइंस्टीन सही कह रहे हैं या गलत, इसको साबित कैसे किया जाए, क्योंकि स्पेस टाइम को तो हम देख ही नहीं सकते। दोस्तों आइंस्टीन सही कह रहे थे या गलत, इसको साबित करने का सिर्फ एक ही तरीका था। आइंस्टीन के हिसाब से किसी ऑब्जेक्ट के पास जितना ज्यादा मास होगा वो उतना ही ज्यादा स्पेस टाइम की ज्योमेट्री को कर्व करेगा। अब हमारे सौर मंडल में केवल एक ही पिंड ऐसा है जिसके पास सबसे ज्यादा मास यानी द्रव्यमान है, वो है हमारा सूर्य। तो हमारे सौर मंडल के सूर्य को स्पेस टाइम की ज्योमेट्री को सबसे ज्यादा प्रभावित करना चाहिए। तो इसको देखने के लिए आइडिया ये था कि मान लो ये सूर्य है और ये है हमारी धरती और ये सूर्य के पीछे कोई तारा है। अब इस तारे से जो लाइट निकलेगी उसको सीधी रेखा में चलते हुए पृथ्वी तक पहुंचना चाहिए, लेकिन सूर्य बीच में आ जाएगा तो सूर्य हमारे विजन को ब्लॉक कर देगा और हम पृथ्वी से इस तारे को नहीं देख सकते। लेकिन अगर अल्बर्ट आइंस्टीन सही हैं तो सूर्य के मास ने अपने आसपास के स्पेस टाइम को कर्व कर दिया होगा, जिससे इस तारे से निकलने वाला प्रकाश जब सूर्य के पास से गुजरेगा तो वो स्पेस टाइम के कर्वेचर को फॉलो करते हुए बेंड होकर पृथ्वी तक जरूर पहुंचना चाहिए और हमें ये तारा सूर्य के पीछे होने के बावजूद भी दिखाई देना चाहिए। लेकिन देखने में ये तरीका जितना आसान लग रहा था, वास्तव में ये उतना आसान था नहीं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमें इस तारे को देखना है तो हमें सूर्य की ओर देखना होगा।
और दिन में सूर्य की रोशनी इतनी तेज होती है कि सूर्य की रोशनी की वजह से दिन में हमें तारे दिखाई ही नहीं देते। लेकिन एक तरीका है जिससे इस एक्सपेरिमेंट को किया जा सकता है। अगर कैसे भी करके दिन में सूर्य की रोशनी को धरती पर आने से रोक लिया जाए, जिससे दिन में ही धरती पर अंधेरा हो जाए और हम दिन में ही तारों को देख सकें। लेकिन दिन के समय में सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली रोशनी को सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है, वो है खुद हमारा चंद्रमा। जैसा कि हम जानते हैं कि दिन के समय में पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी टोटल सोलर एक्लिप्स होता है, उस दिन चंद्रमा सूर्य के ठीक सामने होता है, जिस वजह से सूर्य हमें दिखाई नहीं देता। अब वैज्ञानिकों के पास आइंस्टीन की थ्योरी को जांचने के लिए सिर्फ एक ही दिन का इंतजार था कि किस दिन टोटल सोलर एक्लिप्स होगा। तो दोस्तों 29 मई साल 1919 ये वो दिन था जिस दिन टोटल सोलर एक्लिप्स की घटना घटने वाली थी और वैज्ञानिक कम्युनिटी इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फाइनली 29 मई 1919 का वो दिन भी आता है। सूर्य ग्रहण लगना शुरू होता है और धीरे धीरे चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है और अंधेरा छाने लगता है और धीरे धीरे दिन में तारे टिमटिमाने लगते हैं। और फिर वो घटना घटती है जिसका वैज्ञानिक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जो तारा सूर्य के ठीक पीछे था वो अब सूर्य के ठीक ऊपर दिखाई देने लगता है। जो तारा सूर्य के पीछे था वो तारा लिटरली सूर्य के ऊपर दिखाई दे रहा था, कुछ इस तरह से, जो कि एक इल्यूजन, एक भ्रम की तरह था, क्योंकि तारा अपनी एक्चुअल पोजीशन पर दिखाई न देकर दूसरी जगह पर दिखाई दे रहा था। अल्बर्ट आइंस्टीन बिल्कुल सही बोल रहे थे कि ग्रेविटी वास्तव में एक फोर्स है ही नहीं, बल्कि ग्रेविटी तो स्पेस टाइम का कर्वेचर है। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो ये भी कहा था कि जब दो ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं या दो न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकराते हैं या किसी बड़े तारे में एक सुपरनोवा विस्फोट होता है तो स्पेस टाइम के इस फैब्रिक में रिपल्स आ जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी में पत्थर मारने पर रिपल्स पैदा होते हैं। आइंस्टीन ने स्पेस टाइम के इस फैब्रिक में आए रिपल्स को ग्रेविटेशनल वेव नाम दिया और कहा कि ब्रह्मांड में ये ग्रेविटेशनल वेव प्रकाश की गति से ट्रेवल करती हैं। अब दोस्तों मजे की बात सुनिए कि ग्रेविटेशनल वेव का कॉन्सेप्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने साल 1916 में दिया था, लेकिन वास्तव में अल्बर्ट आइंस्टीन सही थे या गलत इसको साबित करने के लिए हमारे पास उस समय कोई टेक्नोलॉजी थी ही नहीं और पूरे 100 साल लग गए इस बात को साबित करने में कि आइंस्टीन सही थे या गलत। दोस्तों 14 सितंबर 2015 की बात है। यूएसए में LIGO डिटेक्टर के सेंसर्स ने स्पेस टाइम में बहुत ही छोटे छोटे रिपल्स को मेजर किया। दरअसल पृथ्वी से 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर दो ब्लैक होल्स आपस में टकराए और कोलिजन से जो ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा हुई वो धरती तक पहुंची। ये पहली बार था जब दुनिया ने ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व किया और 100 साल पहले की गई अल्बर्ट आइंस्टीन की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही थी। अब दोस्तों जैसा कि हम जान चुके हैं कि जितना ज़्यादा मास होगा वो स्पेस टाइम को उतना ही ज़्यादा बेंड करता है, तो फिर ब्लैक होल के केस में क्या होता है, क्योंकि ब्लैक होल के पास तो इनफाइनाइट मास होता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ब्लैक होल स्पेस टाइम को लिटरली पूरी तरह से फाड़ देता है। ब्लैक होल स्पेस टाइम को किस तरह से प्रभावित करता है इसको अल्बर्ट आइंस्टीन के एलिवेटर वाले थॉट एक्सपेरिमेंट से समझिए। देखिए जैसा अभी हमने जाना कि स्पेस में फ्री फ्लोट कर रहे एलिवेटर का जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे लाइट के पाथ का कर्वेचर बढ़ता ही जाएगा। अब सोचिए एलिवेटर का एक्सेलरेशन इतना बढ़ा दिया जाए कि जैसे ही लाइट सोर्स से निकले वैसे ही एलिवेटर का फ्लोर लाइट से टकरा जाए। दोस्तों आप कल्पना कीजिए कि एलिवेटर कितने हाई एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा कि जो प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ता है वो अपने सोर्स से जैसे ही निकला वैसे ही एलिवेटर का फ्लोर उस लाइट से टकरा गया। दोस्तों कुछ इसी तरह से ब्लैक होल स्पेस टाइम को इस तरह से फाड़ देता है कि ब्रह्मांड की सबसे तेज चलने वाली चीज खुद लाइट भी ब्लैक होल के अंदर सीधी समा जाती है। अब इस चीज को कैनन बॉल वाले एक्सपेरिमेंट से इमेजिन कीजिए जिसमें पृथ्वी की जगह एक ब्लैक होल हो और कैनन की जगह एक टॉर्च लाइट हो जो एक लाइट बीम को फ्लैश कर सके। जब इस टॉर्च से लाइट बीम निकलेगी तो वो आगे बढ़ने की बजाय सीधे नीचे गिरने लगेगी और ब्लैक होल में समा जाएगी। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि एक ब्लैक होल की एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी जो ब्रह्मांड की सबसे तेज चलने वाली चीज लाइट को भी बाहर नहीं निकलने दे रही। अब दोस्तों यही कारण है कि ब्लैक होल के अंदर क्या है ये हम कभी जान ही नहीं पाए, क्योंकि किसी भी चीज को देखने के लिए उसके अंदर से प्रकाश का निकलना जरूरी है, लेकिन ब्लैक होल तो खुद प्रकाश को ही खा जाता है।
अब दोस्तों ब्लैक होल की भी एक सीमा होती है जहां से ब्लैक होल चीजों को बाहर नहीं जाने देता, जिसे ब्लैक होल का इवेंट होराइजन कहा जाता है। अब दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम किसी आकाशीय पिंड से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे दूरी के बढ़ने के साथ ही उस पिंड की ग्रेविटी भी कमजोर पड़ती जाएगी। अगर आइंस्टीन के हिसाब से देखें तो स्पेस टाइम का कर्वेचर आकाशीय पिंड से दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होता जाएगा। उसी तरह ब्लैक होल की भी एक सीमा होती है जहां तक वो चीजों को निगल सकता है। चलिए इसको कैनन वाले एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड से तेज कुछ नहीं चल सकता, जो कि ब्रह्मांड की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है। अगर हम इस टॉर्च लाइट को धीरे धीरे ब्लैक होल से दूर ले जाएं तो देखिए क्या होगा। जब टॉर्च लाइट को थोड़ा ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इस पॉइंट पर ग्रेविटी का प्रभाव पहले की अपेक्षा थोड़ा कम हो जाएगा। तो जो लाइट पहले सोर्स से निकलते ही सीधा ब्लैक होल में समा रही थी, वही लाइट इस पॉइंट पर इस तरह का पाथ बनाते हुए ट्रेवल करेगी। अब अगर टॉर्च लाइट को ब्लैक होल से थोड़ा और ऊपर शिफ्ट किया जाए तो हम देखेंगे कि लाइट पहले की अपेक्षा और ज्यादा दूरी ट्रेवल कर पा रही है, लेकिन अंत में वो ब्लैक होल में फिर से समा जा रही है। अब दोस्तों जैसे जैसे हम ब्लैक होल से लाइट सोर्स को ऊपर उठाते जाएंगे वैसे वैसे ब्लैक होल की ग्रेविटी वीक पड़ती जाएगी और हम देख पाएंगे कि लाइट पहले से ज्यादा ट्रेवल कर पा रही है। लेकिन दोस्तों स्पेस में कहीं ना कहीं वो पॉइंट भी होगा जहां पर इस लाइट सोर्स को सेट करने पर जब फ्लैश लाइट ऑन की जाएगी तो उससे निकलने वाली लाइट बीम ब्लैक होल के अंदर ना गिरकर ब्लैक होल के चारों ओर घूमने लगेगी। दोस्तों इसी पॉइंट को ब्लैक होल का इवेंट होराइजन बोला जाएगा। इवेंट होराइजन को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी बोला जाता है। इवेंट होराइजन ब्लैक होल की वो अदृश्य बाउंड्री होती है जिसको अगर खुद प्रकाश ने भी एक बार पार कर लिया तो वो भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। अगर स्पेस टाइम के कर्वेचर को देखें तो इवेंट होराइजन पानी में पैदा हुए भंवर की तरह कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि अगर किसी ने इस भंवर को पार कर लिया तो वो हमेशा के लिए इसमें डूब जाएगा। अब दोस्तों इस इवेंट होराइजन से जैसे जैसे हम लाइट सोर्स को दूर ले जाते जाएंगे तो हम देखेंगे कि दूरी के बढ़ने के साथ साथ ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी वीक पड़ गई है कि वो लाइट को अपनी ओर खींचने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन दूरी के बढ़ने के साथ साथ ब्लैक होल की एस्केप वेलोसिटी कम होती जा रही है, जिसे लाइट आसानी से पार कर रही है। तो दोस्तों ब्रह्मांड में ग्रेविटी कुछ इसी तरह से काम करती है। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें एहसास भी नहीं होता कि हर पल हर क्षण ग्रेविटी कैसे इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। दोस्तों अब कॉन्सेप्ट आता है ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन का। जैसा कि अभी हमने जाना कि भारी ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं, इसका मतलब है कि भारी ऑब्जेक्ट्स के पास सिर्फ स्पेस टाइम ही कर्व नहीं होता। जैसा कि हम जानते हैं कि स्पेस और टाइम दोनों एक ही चीज होते हैं, तो भारी ऑब्जेक्ट्स समय की चाल को भी बदल देते हैं। इंटरस्टेलर मूवी में आपने देखा होगा कि मिलर प्लैनेट पर बिताया गया 1 घंटा पृथ्वी पर बिताए गए 7 साल के बराबर था। दोस्तों 2 ग्रहों पर समय का ये डिफरेंस कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड की एक हकीकत है। ब्रह्मांड में जिस जगह पर ग्रेविटी का प्रभाव ज्यादा होता है वहां समय की चाल धीमी हो जाती है, यानी वहां समय धीमी रफ्तार से गुजरता है और एक ब्लैक होल की सिंगुलरिटी में समय पूरी तरह से रुक जाता है। यानी अगर आप ब्लैक होल की सिंगुलरिटी में पहुंच गए तो आपके लिए समय कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं। वैसे दोस्तों मैंने इंटरस्टेलर मूवी को पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, खासकर मूवी की एंडिंग को, जिसमें ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप चाहो तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हो। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ग्रेविटी की वजह से समय धीमा क्यों हो जाता है और ये ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन क्या भला है। तो दोस्तों ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन एक ब्रॉड टॉपिक है जिसको हम बड़ी ही आसान और देशी भाषा में अगले वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा बन चुका है। तब तक आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही इस इंटरस्टेलर मूवी के एक्सप्लेनर वीडियो को एंजॉय कीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।